गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शक्ति के कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे। हमने देखा कि शक्ति की परिभाषा क्या है, उसके तत्व क्या हैं। अब उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम बात करते हैं शक्ति की विशेषता क्या है। तो सबसे पहली विशेषता जो हम देख सकते हैं वो है कि बाध्यकारी स्थिति का होना। यानी यहाँ पर राजनीति में जब हम शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति का अर्थ हुआ कि वह कार्य जो एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति से या एक समूह दूसरे समूह से कार्य करवाता है वो शक्ति बाध्यकारी है। यानी बिटवीन ए एंड बी, एक व्यक्ति अगर ए है और दूसरा बी है, अगर ए के पास शक्ति है तो बी से वह कार्य वो बाध्यकारी रूप में करा सकता है। उसके लिए ज़बरदस्ती, उसके लिए कंपल्सरी हो जाता है कि वो उस काम को करेगा ही, उसके पास चॉइस नहीं है। और ये चीज़ हम किसी संगठन में, किसी सिस्टम में बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। दूसरा जो विशेषता है वो है कार्य करवाने की भावना पर आधारित, कि आप काम कौन सा करवा रहे हैं, क्या काम करवा रहे हैं, उसकी कार्य करवाना ज़रूरी है। कार्य उसे उसका जो प्रभाव है, वो जो काम करवाना है वो क्या है। तो जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करवाएगा उसका जो इफ़ेक्ट है वो केवल उसका जो प्रभाव है वो केवल साइकोलॉजिकल नहीं होगा, कोई पर्सनल नहीं होगा, बल्कि वो काम करवाने के संबंध में होगा। जो राजनीतिक शक्ति है वो एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति का जो प्रभाव है उसके जिसमें बल अंतर्निहित है, जिसमें बल की योग्यता है, उसका वास्तविक प्रयोग नहीं। क्योंकि जैसे ही राजनीतिक शक्ति का वास्तविक प्रयोग होता है उसे हम एक तरह से हम वॉर के रूप में देख सकते हैं या किसी पनिशमेंट के रूप में देख सकते हैं। लेकिन राजनीतिक शक्ति उस पनिशमेंट से पहले का समय होता है कि आप किसी व्यक्ति से दूसरा वो काम करवा रहे हैं जो आपको करवाना है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो यहाँ पर जो प्रभाव है, जो बाध्यकारी स्थिति है, वो केवल कार्य करने की भावना पर आधारित है, कौन सा काम करवाना है। थर्ड जो है बल प्रयोग तत्व की संभावना रहती है, कि जिसके पास शक्ति है उसके पास फोर्स, उसके पास बल प्रयोग करने की संभावना है। ये बल ज़रूरी नहीं, इट विल नॉट बी सीन इन कि आपके ऊपर कोई उसे थप्पड़ मारेगा या उसे जान से मार डालेगा। केवल यही बल नहीं, बल इस तरह का भी होता है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, कोई ऑफिशियल कार्रवाई की जाए, ये भी बल है। तो ये जो बल पारिवारिक सेटअप में हम ये देख सकते हैं कि अगर पिताजी किसी बच्चे को काम करने के लिए कहते हैं और वो नहीं करता तो उसके ऊपर उसे ये भय रहेगा, उसे ये हो सकता है, उसे पिताजी ये भी कह सकते हैं कि तुम्हें थप्पड़ पड़ सकता है। तो वो जो बल प्रयोग की संभावना है वो पारिवारिक सिचुएशन मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि वास्तव में चांटा पड़ सकता है। लेकिन अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की, मान लीजिए किसी ऑफिस की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो उच्चाधिकारी अधीनस्थ से जो कार्य करवाएगा उसमें बल प्रयोग का मतलब उसे चांटा मारना नहीं, बल्कि उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, उसके खिलाफ उसकी तनख्वाह पे बन सकती है, उसकी नौकरी पर बन सकती है। तो वो उस तरह के बल की बात करें। तो जहाँ पर भी शक्ति का संबंध होगा वहाँ पर बल प्रयोग की संभावना सदैव बनी रहेगी। जो शक्ति की एक और विशेषता है कि वो अस्थायी और वैयक्तिक होती है। अब ये अगेन दिस इज़ अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज जो भी कार्य करवाना, अगर हम किसी एक संगठन का पार्ट हैं तो जो उच्चाधिकारी होगा उस अधीनस्थ को वो काम करवाने के लिए ऑर्डर दे सकता है जब तक कि वो उसका अधीनस्थ है। लेकिन जैसे अगर वो अधीनस्थ नहीं रहता है तो वो उस कार्य को नहीं करवा सकता। तो ये जो अस्थायी रूप इसमें हम देख सकते हैं। लेकिन इस अस्थायी को स्थायी बनाने के लिए रास्ता है वैधता, कि आप किसी व्यक्ति से, किसी समूह से वो काम करवा रहे हैं जो वैध है, जो लीगल है, और आपके पास लीगल राइट्स हैं। अगर आपके पास वैध पोजीशन है, अगर आपके पास वो सत्ता है, जैसे ही सत्ता और वैधता जुड़ते हैं तो वो शक्ति स्थायी भी हो सकती है। वैयक्तिक
वैयक्तिक जहाँ तक हम कहेंगे तो वैयक्तिक जो शक्ति का संबंध है वो पर्सनल रिलेशंस में रहता है। वो जब हम किसी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति अपनी किसी संबंध की वजह से, अपने किसी करिश्मावादी व्यक्तित्व की वजह से वो करवा रहे हैं, तो वहाँ पर वो संबंध वैयक्तिक होती है। लेकिन अन्यथा नहीं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन, किसी संस्था के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर जो संबंध है वो वैयक्तिक नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि शक्ति के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं। क्या चीज़ें हैं शक्ति के अंदर जो समाहित होती हैं, जो इसके पार्ट हैं। पहला प्रभाव, दूसरा बाध्यता और तीसरा अपने हित को किसी भी प्रकार साधना। पहला जो पॉइंट है वो है प्रभाव। वो हम यूजुअली देखते हैं सत्ता की, जो शक्ति की जो प्रकार है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि में, किसी पारिवारिक सेटअप में, या जहाँ पर रिलीजियस, जहाँ पर धार्मिक कोई व्यवस्था है, वहाँ पर हम जो शक्ति का रूप देखते हैं, वहाँ पर प्रभाव बहुत अच्छी तरह से दिखता है कि आप, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वो काम करवा रहा है जो वो अन्यथा नहीं करता, सिर्फ प्रभाव की वजह से, सिर्फ उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से इन्फ्लुएंस, प्रभावित होकर, या परिवार में, क्योंकि ये सांस्कृतिक प्रचलन है कि जो परिवार का बड़ा कहता है वो छोटों को करना होता है, तो वो प्रभाव का असर है। इस प्रभाव का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस वक्त हो जाता है जब किसी व्यक्ति के पास वैधानिक शक्ति हो, उसके पास वैधता हो, लेकिन साथ ही साथ उसका व्यक्तित्व इतना करिश्मावादी हो, इतना अट्रैक्टिव हो कि वो उस कार्य को और अच्छी तरह से करवा सकता है और या ज़्यादा सुचारू रूप से करवा सकता है। तो प्रभाव यानी आपका जो कार्य करवाने का तरीका है या कार्य करवाने का कारण है वो पर्सनल हो। आप किस वजह से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का काम करता है, उसमें जो व्यक्तित्व या उसके व्यक्ति के आचरण, उसके व्यवहार, उसके व्यक्तित्व का असर दिखता है, उसे हम प्रभाव कहते हैं। सेकंड है बाध्यता, यानी कंपल्सरी, आपको करना ही होगा, आपके ऊपर ज़बरदस्ती है, तो वो विधि के साथ जोड़ती है। यहाँ पर हम जो पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में जब हम शक्ति की बात करेंगे और बाध्यता जो शब्द है, तो इसका मतलब कि जब उच्चाधिकारी अधीनस्थों से वो काम करवाते हैं, या सुपीरियर पावर इन्फीरियर किसी छोटे देश से जो काम करवाता है, वहाँ पर बाध्यता इसलिए आती है क्योंकि उनकी स्थिति कनिष्ठतम है, उनकी स्थिति थोड़ी सी इस तरह की है कि उसे शक्तिशाली व्यक्ति या शक्तिशाली संगठन का कार्य करना पड़ता है। उसके ऊपर बाध्यता है कि उस काम को करना ही होगा अपनी स्थिति के कारण। तीसरा है अपने हित को किसी भी प्रकार साधना, कि एक व्यक्ति जो ठान लेता है या एक ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके उद्देश्य होते हैं, उसके अनुरूप दूसरों से उस कार्य को कैसे भी कराना है, ये शक्ति का तीसरा एस्पेक्ट है, उसका घटक है। अब हम बात कर सकते हैं शक्ति के प्रकार की, कि कुछ राइटर्स ने इसको उसमें बांटा है कि शक्ति के प्रकार कैसे कैसे हो सकते हैं। इस घटक से मिलते जुलते ही हैं, और उसके जो अलग अलग राइटर्स ने उसको बांटा है कि जैसे गोल्ड हेयर और शिल्स ने ये कहा है कि जिस तरह से जो परिवर्तन किया जा सकता है, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, अपने अनुसार अनुकूलन करवाया जाता है, उसके हिसाब से हम 3 शक्ति प्रकार की शक्ति कह सकते हैं। पहला बल, दूसरा प्रभुत्व और तीसरा चातुर्य। गोल्ड हेयर और शिल्स ने ये चीज़ कही है। बल, जब शक्ति धारक बल का प्रयोग करके अन्यों के व्यवहार में अपने अनुकूल परिवर्तन कराता है, तो उसे उस प्रकार की शक्ति को हम बल कहते हैं। कि जो उसके पास बल का प्रयोग करता है, किसी फोर्स का, किसी फिजिकल ताकत का इस्तेमाल करता है, तो हम उसे बल कहते हैं। दूसरा है प्रभुत्व, जब कोई शक्तिधारक आदेश की शक्ति द्वारा
अन्यों के व्यवहार में अपने अनुकूल परिवर्तन करता है, तब शक्ति के इस प्रकार को प्रभुत्व कहा जाता है। यानी अभी जैसे एग्जाम्पल वही है कि उच्चाधिकारी अधीनस्थ से जो काम करवाता है उसे हम प्रभुत्व कहते हैं, क्योंकि उसकी पोजीशन इस तरह की है, उसके पास सत्ता है। तो जो शक्ति धारक आदेश की शक्ति उसे आदेश देता है, उसे मजबूर करता है, उसके लिए बाध्यकारी हो जाता है कि उस कार्य को उसे करना पड़ता है। तीसरा है चातुर्य। जब शक्ति धारक स्पष्ट रूप में अपनी इच्छा प्रकट नहीं करता, अपितु युक्ति एवं छल द्वारा अन्यों के व्यवहार को अपने अनुकूल करता है, तब शक्ति के इस प्रकार को चातुर्य कहते हैं। चालाकी, जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डायरेक्टली, क्योंकि उसके पास वो पोजीशन नहीं है, वो अथॉरिटी नहीं है, उसके पास वो सत्ता नहीं है, तो वो डायरेक्टली ऑर्डर नहीं दे सकता, उसे निर्देश नहीं दे सकता, उसे आदेश नहीं दे सकता, या उसे कुछ कार्य को करने को मजबूर नहीं कर सकता। किंतु जब वो अपने युक्ति से, छल कपट से कुछ इस तरह से कार्य करता है, कुछ इस तरह से बातचीत होती है, ऐसा संबंध बनता है कि दूसरा व्यक्ति उस कार्य को कर देता है जो वो पहला व्यक्ति चाहता है, अपने उस दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को अपने उद्देश्य के अनुकूल उसे परिवर्तित करता है, तब हम उसे चातुर्य कहते हैं। अब जो दूसरा तरीका हम शक्ति के प्रकार को बांटने का है, वो हो सकता है औचित्य और अनौचित्य की दृष्टि से। वैधानिक, परंपरागत और करिश्मावादी। ये मैक्स वेबर ने ये वाली औचित्यपूर्णता के आधार पर ये बांटे हैं, 3 प्रकार बताए हैं: वैधानिक, परंपरागत और करिश्मावादी। वैधानिक यानी जब शक्ति धारक शक्ति का प्रयोग वैधानिक ढंग से करता है तो उसे औचित्यपूर्ण शक्ति का वैधानिक प्रकार कहा जाता है। यानी जो लीगल, विधि के अनुसार हो, जो दायरा विधि ने तय किया हो, कानून ने तय किया हो, उसके अनुरूप जब आदेश दिया जाता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को, तो हम उस प्रकार की शक्ति को वैधानिक शक्ति कहते हैं। जो सेकंड है वो है परंपरागत। जब शक्ति धारक शक्ति का प्रयोग मान्य परंपरा के अनुसार करता है तो इसे औचित्यपूर्ण शक्ति का परंपरागत प्रकार कहा जाता है। ये जो शक्ति, दोनों ही शक्तियाँ वैधानिक हो या परंपरागत या करिश्मावादी, औचित्यपूर्ण है। लेकिन जब हम कानूनन या हम किसी सत्ता की वजह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का काम करता है, जैसे कि एक ऑफिसर के नीचे के काम करने वाले एक अधिकारी के कहने पर उसके अधीनस्थ काम करते हैं, वो वैधानिक शक्ति है। प्राइम मिनिस्टर के कहने पर उसके जूनियर मिनिस्टर्स काम करते हैं, वो वैधानिक है। लेकिन जब हम किसी परंपरा के वजह से किसी काम को करते हैं तो वो परंपरागत शक्ति कहलाती है। जैसे कि हम परिवार में देख सकते हैं, या हम किसी धार्मिक गुरु का कहना, एक व्यक्ति अपने आचरण को उस तरह से प्रभावित करता है जैसा कि धार्मिक गुरु कहते हैं या धर्म संगठन कहते हैं, तो हम उसे परंपरागत शक्ति कहते हैं। जो तीसरा प्रकार है वो करिश्मावादी है। जब शक्ति धारक के व्यक्तित्व एवं गुणों में उसके अधीनस्थों का अटूट विश्वास एवं श्रद्धा होती है और शक्ति धारक इस स्थिति का लाभ उठाते हुए शक्ति का प्रयोग करता है, तो इसे औचित्यपूर्ण शक्ति का करिश्मावादी प्रकार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे करिश्मावादी यानी उस किसी एक व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना प्रबल हो, इतना सुदृढ़ हो कि दूसरा व्यक्ति उस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कार्य करने को तैयार हो, उस व्यक्ति में इतना विश्वास हो, इतना श्रद्धा हो उसके प्रति कि वो उस काम को जो काम वो अन्यथा नहीं करता, लेकिन व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उस करने को उसे तैयार हो। एग्जाम्पल, जैसे धार्मिक गुरु वाला एग्जाम्पल यहाँ पर भी हो सकता है कि उस व्यक्ति वही बातें, अन्यथा हो सकता है वही जो धर्म की, जो आचरण की बातें उन्होंने पुस्तकों में पढ़ी हो, पर वो उससे इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए, लेकिन किसी धर्म गुरु ने जब वही बातें कही तो उससे वो व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसका व्यक्तित्व करिश्मावादी था, उसके व्यक्तित्व का प्रभाव उस पर पड़ा।
इसके अलावा जो अनौचित्यपूर्ण शक्ति का प्रकार जो बताते हैं मैक्स वेबर, वो केवल दमन है। ये जो तीनों हैं, ये वैधानिक, परंपरागत और करिश्मावादी, ये औचित्यपूर्ण शक्ति के प्रकार हैं। अनौचित्यपूर्ण शक्ति का सिर्फ एक ही प्रकार है, वो है दमन। यानी आप जिस तरह से कॉलोनियल पावर्स ने इंडिया पर किया था, ब्रिटिश शासन ने इंडिया पर जिस तरह का व्यवहार किया, उसे हम दमन कह सकते हैं। इसके अलावा जो शक्ति के और प्रकार हो सकते हैं, केंद्रीय शक्ति, विकेंद्रित शक्ति, प्रादेशिक शक्ति, एक पक्षीय शक्ति, द्विपक्षीय शक्ति। अलग अलग विचारकों ने शक्ति को अलग अलग प्रकार भी बताए हैं। अब हम बात करते हैं शक्ति के स्रोत के बारे में, कि शक्ति किस वजह से किसी एक व्यक्ति के पास होती है या किसी संगठन के पास होती है। सबसे पहला है ज्ञान। ज्ञान शक्ति का प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ज्ञान की मदद से ही व्यक्ति अथवा समूह के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का प्रबंध किया जाता है। अगर व्यक्ति को इस बारे में भान ही नहीं होगा, उसे अगर ज्ञान ही नहीं होगा कि उसे क्या करना है और कैसे करवाना है, तो वो कार्य नहीं करवा सकता। इसलिए सबसे पहली चीज़ किसी शक्ति के लिए है, वो है ज्ञान। ज्ञान की मदद से ही नेतृत्व के गुणों में निखार आता है और अन्यों की सहमति मिलने से मदद मिलती है। किसी राज व्यवस्था की शक्ति के संदर्भ में ज्ञान के स्रोत का विशेष महत्व है। ज्ञान की मदद से ही व्यक्ति निश्चित करता है कि क्या काम किए जाने हैं और कैसे करने हैं। राज व्यवस्था के लक्ष्यों को तय करने के लिए तथा इनकी प्राप्ति के साधन जुटाने के लिए तथ्यों के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण की जरूरत होती है और ये संपूर्ण कार्य ज्ञान की मदद से ही किया जा सकता है। जो दूसरा स्रोत है वो है प्राप्तियां एवं उपलब्धियां। ज्ञान को शक्ति का आंतरिक स्रोत माना जाता है और प्राप्तियों और उपलब्धियों को शक्ति का बाह्य स्रोत कहा जाता है। यहाँ पर जो प्राप्तियां और उपलब्धियां जब हम कह रहे हैं, तो इसका जो सिंपल सा अर्थ है वो है कि संपत्ति एवं अन्य आर्थिक प्राप्तियां, भौतिक साधनों में वृद्धि, पद की प्राप्ति, सामाजिक राजनीतिक सम्मान की प्राप्ति, ये जो चीज़ें हैं उसको हम प्राप्ति में ले रहे हैं। चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, कोई पद हो, कोई भौतिक साधन हो, गाड़ी, कार, बंगला, कुछ भी हो सकता है। ये भौतिक वस्तु है। पहले वाली जो ज्ञान थी वो आंतरिक वस्तु है। ये उल्लेखनीय है कि किसी राज व्यवस्था को अपने से संबंधित क्षेत्र में जो भौतिक सफलताएं मिलती है वे उसकी प्राप्तियां और उपलब्धियां होती है। इससे राज व्यवस्था की शक्ति में वृद्धि होती है। अतः इन प्राप्तियों एवं उपलब्धियों को शक्ति का स्रोत माना जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के संबंध में देखेंगे तो प्राप्ति के रूप में हम ये देख सकते हैं, राष्ट्र के पास कितनी भूमि है, कितना रिसोर्सेज है, कितने उसके मान लो पेट्रोल के भंडार हैं, तो इससे उसकी प्राप्तियाँ, जितना पावरफुल देश वो दूसरे देशों पर के साथ संबंध कैसे, ये सारी की सारी उसकी प्राप्तियाँ और उपलब्धियों के बीच में मानी जा सकती हैं। तीसरा जो स्रोत है वो है संगठन एवं आकार। संस्थाओं के संदर्भ में शक्ति का एक प्रमुख स्रोत संगठन है। जब हम संस्था के रूप में बात करेंगे तो किसी भी, जैसे कॉलेज है, ब्यूरोक्रेसी है, ये एक संगठन, एक संस्था है और उसमें संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की कौन, किस अधिकारी के क्या पावर्स, उसके नीचे कौन से अधिकारी होंगे, किस तरह से काम करवाया जाएगा, वो एक संगठन होना ज़रूरी है। जिन संस्थाओं के संगठन सुदृढ़ होते हैं वे शक्तिशाली होती हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको हम देख सकते हैं कि किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशनल एक संगठन का दायरे बनाए गए हैं कि ये इस पद का व्यक्ति ये कार्य कर सकता है, उसे ये करने होंगे, वरना इसके खिलाफ ये कार्यवाही होगी। तो संगठन, और जब ये ये कोल्ड वॉर वाला दौर आया था जिसमें जो 2 ब्लॉक्स बने, उसमें भी ये संगठन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। अनेक बार संस्थाओं का आकार बड़े होने पर उनके
संगठन में शिथिलता आती है और तब वे शक्तिशाली नहीं रह पाते। तो अब जो दो चीज़ें जो हैं, संगठन और आकार, कि आप संगठित हैं यानी आपका संघ मजबूत है, आपका एक सिस्टम जो व्यवस्था बनाई हुई है वो अगर अच्छी बनी हुई है, काम भली भांति सबको पता है कि किस पद के साथ क्या कार्य जुड़ी हुई है, तो वो संस्था ज़्यादा कारगर साबित होती है। और उसी के साथ जुड़ा हुआ है आकार। कई बार बड़े आकार, जब बड़ा संगठन होता है तो उसमें कार्य करवाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ी बहुत ज़्यादा लोग उससे जुड़े हुए हैं तो उतनी सुचारू रूप से काम नहीं कर पाते। लेकिन इसका विपरीत भी होता है कि अगर पॉलिसीज़ और नियम इतने कड़क हैं, इतने अच्छी तरह से चल रहे हैं, इतना सावगोई से सबको उन नियमों का पालन करने की आस्था है, तो फिर वो बड़ा संगठन भी बहुत अच्छी तरह से अपने आकार को और अच्छे अधिक रूप से इस्तेमाल कर सकता है, और ज़्यादा बड़ा आकार उसके शक्ति का कारण बन सकता है। तो कोई भी संगठन और उसका आकार उसके शक्ति, किसी संस्था की शक्ति का स्रोत बनते हैं। जो चौथा है वो है सत्ता। शक्ति का एक प्रमुख स्रोत सत्ता है, और पॉलिटिक्स में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अन्य व्यक्तियों से कम योग्य एवं निर्बल व्यक्ति भी सत्ता प्राप्त करके व्यवहार से शक्तिशाली बन जाता है। अगर हम शारीरिक रूप से देखें या मानसिक रूप से देखें, कोई एक व्यक्ति जो निर्बल हो लेकिन अगर उसे वो पद प्राप्त हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक राजा का बेटा, अगर वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व नहीं है, कुछ भी कारण हो, लेकिन वो क्योंकि उस थ्रोन पर बैठ गया है, क्योंकि उस राजगद्दी को उस पर बैठ गया है, तो वो अन्य व्यक्तियों से वो काम करवा लेगा जो शक्तिशाली व्यक्ति भी ना करवा पाए। तो जो सत्ताधारी है उसके पास शक्ति अपने आप आ जाती है। राजनीति में दो पर्याप्त योग्य एवं शक्तिशाली व्यक्तियों की प्रतिद्वंदिता के कारण कभी कभी उससे कम योग्य एवं शक्तिशाली व्यक्ति को सत्तारूढ़ कर दिया जाता है, जो क्रमशः शक्तिशाली बन जाता है। यानी जो दो व्यक्तियों के बीच में दोनों बराबर अगर योग्य हों, बराबर शक्तिशाली हों, लेकिन सत्ता जिसको व्यक्ति को मिल जाएगी वो ज़्यादा शक्तिशाली बनता है, उसके पास शक्ति का स्रोत, मजबूत स्रोत होता है। फिर हम बात करते हैं विश्वास, विचार एवं कार्य की। विश्वास, विचार और कार्य भी शक्ति के स्रोत होते हैं। किसी भी समाज के अपने विश्वास एवं विचार होते हैं, और जो व्यक्ति अथवा संस्था इन विश्वासों एवं विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनको मूर्त रूप देने के लिए कार्य करते हैं, वे शक्तिशाली भी बनते हैं। यानी किसी भी समाज में जिस प्रकार की जो आस्था होगी, जिस प्रकार के जो विचार होंगे, उसके अनुरूप अगर कोई कार्य किया जाएगा तो हम उस व्यक्ति या उस संस्था को अपने आप शक्ति प्राप्त हो जाती है। मान लीजिए कि आज के दिन जो मोदी गवर्नमेंट का जो पावर में आना है, सत्ता को प्राप्त करना है, वो इसी चीज़ को परिलक्षित कर रहा है कि इन कुछ सालों के जो विचार थे वो हिंदूवादी की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनका जो प्रभुत्व है उस बीजेपी के रूप में उभर कर आया। तो विश्वास, विचार और कार्यों का जो असर है वो पूरी तरह से प्रभावित करता है शक्ति को। शक्ति प्राप्त करने का आधार बन जाता है विश्वास, विचार एवं कार्य। जो लास्ट पॉइंट है वो है परिस्थितियां, कि कौन सी परिस्थितियां हैं जो उसको या तो फेवर करेंगी या उसके आगे विरुद्ध जाएंगी। तो परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है कि किसी की शक्ति बढ़ेगी या घटेगी। ये शक्ति का कुछ इस तरह की कारण बन जाए, कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस बन जाए, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि एक व्यक्ति की पावर में निरंतर वृद्धि हो, और कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस भी बढ़ सकती है कि उस व्यक्ति की जो शक्ति है वो कम होती जाए। So this is all for Shakti.